अभिक्रिया मिश्रण के विभव का मापन करते हैं। ये अपनी क्या हो गई, विधि हो गई। विधि में बहुत सिंपल थी, एक सेल बनाया अपन ने, उसमें इलेक्ट्रोड लिए अपन ने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, दूसरा लिया कैलोमल इलेक्ट्रोड। इस सेल को अपन ने अभिक्रिया मिश्रण में डुबो दिए दोनों इलेक्ट्रोडों को, और जो भी अपने पास में विभव आया उसको अपन ने विभिन्न समय अंतरालों पर क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। अब देखिए इसकी गणना कैसे करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कि अपन अब गणना देखो, अभिक्रिया मिश्रण के विभव का मापन हम नंस्ट समीकरण द्वारा करते हैं। जिसके अनुसार E इक्वल्स टू ई नोट माइनस आर टी एन एफ एल एन, ये आएगी कंसंट्रेशन। ये होता है अपना नंस समीकरण। देखो यहाँ पर E क्या है, सेल विभव, ई नोट क्या है, मानक सेल विभव, अपने पास में आर क्या है, गैस नियतांक, अपने पास में टी क्या है, ताप, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में एफ क्या है, फेराडे नियतांक। तो अपने इस समीकरण की सहायता से अपन क्या करते हैं, विभव का परिकलन करते हैं। यहाँ पर जो सांद्रता में परिवर्तन आएगा वो लिखते जाएंगे। ई नोट की वैल्यू अपन सेल के इलेक्ट्रोडों से कैलकुलेट करेंगे। मानक स्थिति पर जब इसकी सांद्रता कितनी हो, 1 मोल पर लीटर हो, टेम्परेचर 25 डिग्री हो, तब अपन इसका स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ई का मान निकाल लेंगे, और ई के मान निकाल के अपन क्या करेंगे, समय व विभव के मध्य क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे। लिखो, अब ये हुई कैलकुलेशन। अब इसके बाद अपन लिखेंगे रिजल्ट। अपना रिजल्ट क्या आएगा, देखो, गणना से प्राप्त विभव के मानों तथा समय के मध्य, मतलब V वर्सेस T, ग्राफ आलेखित करते हैं। ग्राफ की सहायता से अभिक्रिया की बल गतिकी का निर्धारण करते हैं।
मतलब अपन क्या करेंगे, जो अपने पास आंकड़े आए हैं गणना से उनको लेकर तथा जो समय है, टाइम है, उनको दोनों के मध्य ग्राफ आलेखित करेंगे और जो ग्राफ की प्रकृति आएगी उसके हिसाब से अपन क्या कर देंगे, अभिक्रिया की बल गति को निर्धारित कर देंगे। तो ये मेथड हुआ खत्म। इसमें क्या किया अपन ने, एक सेल बनाया, उसमें अभिक्रिया मिश्रण में डुबो दिया उस सेल को और उसकी सांद्रता परिवर्तन के साथ विभव का मान निकाल लिया। अब विभव के मानों को और समय को आलेखित करने पर जो ग्राफ आएगा उसकी सहायता से अपन क्या कर लेंगे, इसके अंदर डिसाइड कर देंगे कि ये काइनेटिक्स कैसी है, इसकी अभिक्रिया का जो वेग है वो किसकी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है और कितना निर्भर करता है, घात क्या है उसकी, वो सारा अपन डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट अब अपन थर्ड मेथड पे जाएंगे जो कि है स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड। थर्ड मेथड आएगा अपना स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड। अब स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड क्या होता है, इसको पहले अपन थोड़ा सा समझेंगे। देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर क्या होता है, जो पुराने बंध है ये और ये पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध अपने पास में क्या होते हैं, बनते हैं। इस प्रकार से एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, नए बंध बनते हैं, मतलब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। तो इसमें क्या हो रहा है, पुराने बंध टूट रहे हैं और नए बंध बन रहे हैं। तो उससे क्या होता है, देखो, जो भी किसी भी स्पीशीज रहती है, जैसे अपन है, अपना क्या रहता है, फिंगरप्रिंट अलग रहता है, मतलब अपनी दुनिया में अपना फिंगरप्रिंट एक ही रहेगा अपने जैसा वाला। ऐसे ही क्या होता है, जो स्पेक्ट्रो होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो अपने पास में होती है, वो भी एक तरह की फिंगरप्रिंट होती है। किनके लिए, अणुओं के लिए, केमिकल्स के लिए। ये क्या होती है, एक तरह की फिंगरप्रिंट टाइप चीज होती है। मतलब अगर ए बी है तो इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के अभिलाक्षणिक मान रहेंगे। अगर मैं वेवलेंथ की टर्म में जाऊं तो लैम्डा मैक्स का अभिलाक्षणिक मान रहेगा, सी डी के लिए अलग मान रहेगा, ए सी के लिए अलग रहेगा, बी डी के लिए अलग रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इस विधि में अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा बंध टूट रहा है, क्योंकि जैसे ही मान लो अभी इसके 100 मॉलिक्यूल हैं और इसके भी 100 मॉलिक्यूल हैं, तो 100 मॉलिक्यूल हैं तो इनके लिए लैम्डा मैक्स 100 के लिए मान लो इतना है और इस हाइट का है और इसके लिए भी इस हाइट का है 100 के लिए। जैसे ही एसी बनेगा तो ये लैम्डा मैक्स इनका थोड़ा सा कम होगा और एसी वालों का थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू होगा। मतलब अभिक्रिया में इनकी सांद्रता में कमी आएगी तो इनके कारण लैम्डा मैक्स के मान में भी कमी आएगी और इनकी सांद्रता में वृद्धि होगी तो इनके लैम्डा मैक्स के में मानों में वृद्धि आएगी। तो अपन आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि अभिक्रिया में कौन सा बंध टूट रहा है और कौन सा नया उत्पाद बन रहा है। तो ये होता है स्पेक्ट्रो मेथड। इसमें क्या करेंगे अपन, प्रकाशिक घनत्व या क्या ज्ञात कर लेंगे अपन, एब्जॉर्बेंस, अवशोषणता। देखो अब इसको स्पेक्ट्रो को समझते हैं कि स्पेक्ट्रो क्या होती है। जब भी किसी पदार्थ पर कोई भी द्रव्य होगा, अपन भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है, पर प्रकाश विकिरणें या रेडिएशन आपतित होती है, मतलब इन पे गिरती है, तो प्रकाश का क्या हो सकता है, देखो परावर्तन हो सकता है, यहां अवशोषण हो सकता है और वो प्रकाश विकिरणें या विकिरणें क्या हो सकती है, पारगमित भी हो सकती है। तीन प्रकार से अपने पास में क्या होती है, चीजें होती है। जैसे अपने धूप लगने पर दीवारें वगैरह गर्म हो जाती है तो उसको क्या होता है, वो क्या कर रही है, प्रकाश का अवशोषण कर रही है।
दीवारें अपन को दिखाई भी देती है, मतलब वो प्रकाश का परावर्तन भी कर रही है, ताकि उस पर गिर के जो अपने पास लाइट आ रही है उससे अपन देख पाते हैं। और अगर मैं कांच का उदाहरण लूँ, ग्लास, जो अपने ग्लास लगा होता है घर में, देखा होगा वो लाइट को आर पार जाने देता है, मतलब पारगमित करता है। इसका मतलब क्या है, अपन उसके आर पार देख पाते हैं। तो प्रकाश जब भी किसी भी पदार्थ पर गिरता है तो वो तीन फिनोमिनन होते हैं अपने पास में, या तो वो प्रकाश का परावर्तन कर देता है, या वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, या उसको पारगमित कर देता है। और तीनों में से तीनों चीज़ें भी हो सकती है। जैसे ग्लास है, अभी धूप में कोई अपनी खिड़की है तो वो गर्म भी हो जाएगी थोड़ी देर में, और वो प्रकाश का पारगमन भी करेगी और परावर्तन भी करेगी, तीनों चीज करती है। तो इस प्रकार से कोई भी द्रव्य जिस पर अगर प्रकाश विकिरणें आपतित होती है तो वो क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन, अवशोषण या पारगमन करते हैं। तो इस प्रकार जब किसी अणु पर स्पेक्ट्रम में अपन रेडिएशन डालते हैं तो वो या तो परावर्तन करेगा, या उसको अवशोषित करेगा, या उसको पारगमित करेगा। तो इस प्रकार जो अवशोषण के मान होंगे कि किस वेवलेंथ पर अवशोषण होगा वो एक फिक्स रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। तो अपने पास में उसकी आइडेंटिटी आ जाएगी कि ये वाला मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे अपना फिंगरप्रिंट अपन ने कहीं लगाया तो अपना आइडेंटिटी आ जाएगी कि ये इसका ये नाम है, इसका ये घर है, इसके ये अकाउंट्स वगैरह हैं। तो ऐसे ही जैसे ही ये अवशोषण करते हैं तो अपने पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाती है कि कौन सी वेवलेंथ को अवशोषित करा। तो उसके साथ ही अपने पास में क्या होता है, अपन को आइडिया लग जाता है कि विलयन में कौन चीज़ें ब्रेक हो रही है और कौन सी नई चीज़ें फॉर्म हो रही है। तो इस प्रकार स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो अब इसका पहले अपन लिखेंगे थ्योरी, सिद्धांत, थ्योरी, थ्योरी। देखो पहला पॉइंट आएगा, हम जानते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं, वह नए बंध बनते हैं। दूसरा, जब किसी पदार्थ पर विकिरणें आपतित की जाती है तो वहाँ प्रकाश का, वहाँ विकिरणों का अवशोषण, परावर्तन तथा पारगमन होता है। थर्ड पॉइंट, पदार्थ द्वारा विकिरणों का अवशोषण अभिलाक्षणिक होता है, अतः एक पदार्थ के लिए अवशोषण के लैम्ब्डा मैक्स का मान भी अभिलाक्षणिक होता है। अभिलाक्षणिक होता है। इन अभिक्रियाओं में
हम पदार्थ द्वारा प्रकाश के अवशोषण या प्रकाशिक घनत्व का मान ज्ञात करते हैं। मतलब इसमें अपन को देखो, पहले मेथड में अपन ने क्या ज्ञात करा था, पहले मेथड में अपन ने चालकताएं ज्ञात करी थी, दूसरे मेथड में अपन ने विभव ज्ञात करा, तीसरे में अपन या तो अवशोषणांक या प्रकाशिक घनत्व ज्ञात करेंगे। तो फिर इसके बाद लिखेंगे अपन, फोर्थ पॉइंट था ये, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे विकिरणों के अवशोषण या प्रकाशिक घनत्व का मापन हम स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा करते हैं। लास्ट, इस विधि में बियर लैम्बर्ट नियम का पालन होता है। ठीक है, ये बियर लैम्बर्ट लॉ भी अपन क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में अपना स्टडी होगा। तो क्या हुआ अपने इसमें, अपन इसमें स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से अवशोषण या प्रकाशिक घनत्व ज्ञात करेंगे, और इस सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत यूज होगा, बियर लैम्बर्ट लॉ यूज होगा। तो ये अपना इसका क्या है, सिद्धांत है इस मेथड का। ठीक है।